चर्चा करने के लिए हमारे साथ ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। क्या मान के चलें कि एक नई बुल मार्केट का आगाज़ हो चुका है? ऑलरेडी अगर आप देखें लोस से हम अच्छी खासी रिकवरी दिखा चुके हैं, मिड कैप तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। ऐसे में क्या एक इन्वेस्टर्स के लिए मौका है इस समय कैश डिप्लॉय करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बिल्कुल एक अच्छा बेस बन चुका है, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में जब से ये ईरान का सिचुएशन खड़ा हुआ है तो सेंटिमेंट काफी लो थे। डोमेस्टिक सेंटिमेंट से ज्यादा फॉरेन सेंटिमेंट बहुत ही नेगेटिव था, क्योंकि इंडिया ऐसे कंसिडर किया गया था कि जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते तो इंडिया की जो वल्नरेबिलिटी है थोड़ी ज्यादा है, तो हम थोड़े ज्यादा रेडार से बाहर रहे थे। और प्लस जो एआई की जो थीम थी उसकी वजह से भी कोरिया ताइवान जैसी मार्केट्स में पैसा ज्यादा अटेंशन ड्रॉ कर रहा था। यूएस ऑफ कोर्स बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट था। लेकिन मुझे अब लग रहा है कि जो स्पेसएक्स का आईपीओ हो चुका है उसमें थोड़ी हाइप अभी थोड़ी कम होगी। प्लस ऑयल प्राइसेस जैसे आपने कहा बहुत ही शार्पली ड्रॉप हुए हैं। इंडिया के लिए बहुत ही फायदा है। करंट अकाउंट डेफिसिट में, इन्फ्लेशन में, फिस्कल डेफिसिट में, सब तरीके से ऑयल गिरने से फायदा होता है। डोमेस्टिक सेंटिमेंट तो थैंकफुली बरकरार रहा था। थोड़ा सा अगर एफआई सेंटिमेंट बेटर होगा तो मुझे लगता है बाजार को ज्यादा फैक्टर्स नहीं चाहिए ऊपर जाने के लिए। छोटा सा ट्रिगर ही काफी है। मैं कहूंगा एक अच्छा सेटअप हुआ है। वाइडर मार्केट के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो बहुत अच्छे रहे हैं। लार्ज कैप्स के रिजल्ट तो ठीक ही रहे हैं, लेकिन अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप के रिजल्ट्स देखें मार्च क्वार्टर के लिए तो एक्सपेक्टेशन से बेटर आए थे। तो मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट इंडिया की हेल्थ तो अच्छे लेवल पे थी। एक ही रिस्क फैक्टर है जो मॉनसून का है, वो अगले 2-3 हफ्ते में पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है। लेकिन मॉनसून की भी जो हमारी वल्नरेबिलिटी है, डिपेंडेंस है, वो पिछले 30-40 साल में बिकॉज ऑफ बेटर इरिगेशन एंड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी कम हो गई है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा बेस बन रहा है। मार्केट में रिस्क अभी पहले से काफी कम दिख रहा है। ओके मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा मार्केट में रिस्क कम है, यहाँ से अच्छी तेज़ी की उम्मीद जता रहे हैं आप, कैश डिप्लॉय करना चाहिए अब इन्वेस्टर्स को। तो जैसा कि आपने मेंशन किया सर, मिड कैप स्पेस में नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे Q4 में। तो कौन से ऐसे स्टॉक्स स्पेसिफिक अगर आप हो पाए या फिर स्पेसेस ही बता पाए जहाँ पर आने वाले क्वार्टर्स भी अच्छे हो सकते हैं और वहाँ पर अब शायद निवेशकों को फोकस करना चाहिए, तो वो क्या होंगे? डेफिनेटली स्टॉक्स के बारे में तो बात नहीं कर सकेंगे, लेकिन सेक्टर्स डेफिनेटली हम करेंगे। देखिए सबसे बड़ा एक तो स्टेप जो गवर्नमेंट और आरबीआई ने लिया है, जिस तरह से रुपी को स्टेबलाइज करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। एफसीएनआर डिपॉजिट्स का जो स्कीम बनाया है गवर्नमेंट ने वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और उसमें एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि एनीवेयर बिटवीन 40 to 100 बिलियन डॉलर्स तक का इनफ्लो इंडिया में आ सकता है। तो उसकी वजह से मल्टीपल फायदे होंगे। एक तो ऑफ कोर्स रुपी तो स्टेबलाइज होगा ही, हमने देखा है कि ऊपर के लेवल से रुपी काफी अच्छी तरह से करेक्ट कर रहा है, इन द सेंस पॉजिटिवली करेक्ट कर रहा है कंपेयर टू द डॉलर। बट मोर इम्पोर्टेंटली लोकल लिक्विडिटी अच्छी रहेगी। इसकी वजह से लोकल इंटरेस्ट रेट्स पे कैप आ जाएगा। तो जो एक फियर था कि आरबीआई को इंटरेस्ट रेट हाइक करना पड़ेगा, वो शायद थोड़ा पुश बैक हो जाएगा। एंड मोर इम्पोर्टेंटली बैंक्स और एनबीएफसी के लिए जो फंडिंग की कॉस्ट है वो रीजनेबल हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल सेगमेंट है जो पिछले 12 महीने में रीजनेबली अंडर परफॉर्म किया है, वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव हुए हैं और ये एक अच्छा वैल्यूएशन प्लस फंडामेंटल ट्रिगर है फाइनेंशियल्स के लिए। तो मुझे लगता है कि एनबीएफसी और बैंक्स जो अभी तक मार्केट्स को ड्रैग कर रही थी, वो अब मार्केट्स को लीड कर सकती है। सो ये एक सब सेगमेंट है, मैं कहूंगा एनबीएफसी और बैंक्स, जहां पे मार्केट का फोकस रह सकता है। सेकेंड इज जो इन्वेस्टमेंट्स लिंक थीम है, जैसे कि कैपिटल गुड्स हैं, प्लस विद इन इन्वेस्टमेंट्स जैसे हमने थीम्स आइडेंटिफाई करी हैं कि डेटा सेंटर्स हैं, रिन्यूएबल्स हैं, ट्रांसमिशन पावर है, जो वैसे भी अच्छा कर रही थी, वो थीम्स मुझे लगता है फर्दर एक्सेलरेट करेगी। और तीसरी है कि काफी सारे जो सेगमेंट्स थे जो मिडल ईस्ट क्राइसिस और कंजम्पशन के कम होने के फियर से ड्रैग डाउन हुए थे, जैसे कि मैं कहूंगा ऑन काफी सारे जो मैं कहूंगा जो B2C ऑनलाइन प्लेयर्स हैं, ट्रैवल सेगमेंट में है,
एजुकेशन सेगमेंट में है, वो अलग अलग रीजंस की वजह से काफी करेक्ट हुए थे। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट है, तो ये सब सेगमेंट जो थोड़े हाई बीटा थे, ज्यादा करेक्ट किए थे, मेरे ख्याल से अगेन कंसोलिडेट करके बढ़ने की उम्मीद हो सकती है इन अ बुल मार्केट। तो और मोस्टली अगर आप देखिए ये सब स्टॉक्स मिड और स्मॉल कैप पे सेगमेंट में ही आते हैं, तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो मिड एंड स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। मीर जी, आज कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में शानदार तेज़ी है। इसके अलावा ईएमएस स्पेस जो भी काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है उसके साथ, उसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी है। इस स्पेस में आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली दोनों थीम्स के लिए, एक तो लोकल कंजम्पशन थीम की वजह से, एंड प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या आत्मनिर्भरता का जो गवर्नमेंट का फोकस है पीएलआई स्कीम देके, और काफी दो तीन ईएमएस वाली जो कंपनीज हैं उन्होंने सेमीकंडक्टर डालने की भी इन्वेस्टमेंट्स प्लान दिखाए हैं। तो वो सारे कंपनीज जो हैं उसमें फर्दर तेजी हो सकती है, क्योंकि यही सब कंपनीज ज्यादा करेक्ट हुई थी, और अब जब बेस बन रहा है तो मेरे ख्याल से इनका रिबाउंड भी ज्यादा हो सकता है। ओके मिहिर जी, आपने हालांकि अभी सेमीकंडक्टर का जिक्र किया, ये जो पूरा स्पेस है एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, बजट में भी काफ़ी पुश किया गया था इस सारे स्पेसेस को। अगर इसको प्ले करना हो तो कैसा किया जाए? तो उसमें काफी सारे प्लेज हैं, लेकिन मैं एक थोड़ा कैवेट दूंगा कि स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहिए, क्योंकि ये सेगमेंट में ग्लोबली और लोकली हाइप थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो वैल्यूएशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये मैं कहूंगा रिस्क फैक्टर पहले से बोलना चाहिए, लेकिन इसमें काफी सारी सब थीम्स हैं। इसमें फॉर एग्जांपल बैकअप जनरेटर्स भी चाहिए होते हैं। जैसे डेटा सेंटर्स आ रहे हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, तो ये सारे स्पेस में भी पहले से ज्यादा एक्सेलरेशन हो रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन में, सोलार वगैरह में। सोलार जब आती है तो फिर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा चाहिए होती है, तो वहां पे टीएनडी स्पेस पे भी आ रहा है। कपल ऑफ कंपनीज जो है वो डेटा सेंटर्स सेटअप करने का ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लेती है, तो उनकी ऑर्डर बुक अच्छी दिख रही है। सर्टन रियल एस्टेट लिंक्ड कंपनीज हैं जो डेटा सेंटर सेटअप कर रही है, बिकॉज दे हैव द लैंड एंड द बिल्डिंग्स एंड द पावर सप्लाई, तो वो भी प्लेस है। तो ये सेगमेंट में काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट मैं कहूंगा थीम्स प्ले आउट हो रहे हैं। ओके, चलिए डेटा सेंटर एआई स्पेसिफिक बात हो गई। ये जो लार्ज कैप आईटी की बेयर मार्केट है, इसके कुछ एंड होने के साइन है क्या? जो कल एचसीएल टेक ने, स्टॉक स्पेसिफिक सवाल नहीं है लेकिन मैं एक स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की सर्वम में, उसके बाद थोड़ा मार्केट ने एटलीस्ट पॉजिटिवली रिवॉर्ड किया, कुफोज ने काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें बोली। तो यहाँ पर आप कोई ओवरवेट है इस समय, अंडरवेट है, क्या व्यू है आपका? देखिए, आईटी में दो चीज मैं कहूंगा। एक तो जो एआई लिंक जो फियर थी, एआई का जो डर था कि एआई आएगा तो आईटी सर्विसेज बंद हो जाएंगी, मुझे वो फियर थोड़ा कम लग रहा है। मेरा प्रॉब्लम लार्ज कैप आईटी के साथ ये है कि इवन विदाउट एआई उनकी ग्रोथ रेट जो थी वो सिंगल डिजिट पे ही थी, और इन द फोर्सिबल फ्यूचर ऑल्सो ये सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट पे ही रहेंगे। तो लार्ज कैप आईटीज में मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ रेट सिंगल डिजिट का ही है। तो इंडिया जैसी कंट्री जहां पे बहुत सारे अदर एक्साइटिंग सेक्टर्स हैं, तो आईटी हम टेक्निक स्ट्रक्चरली अंडरवेट रहते हैं। विद इन आईटी ऑफ कोर्स देयर आर अ फ्यू गुड वेल मैनेज्ड कंपनीज जहां पे अभी भी मैं कहूंगा मैनेजमेंट डायनेमिक है, फायर इन द बेली है, ग्रोथ की एस्पिरेशन ज्यादा है कंपेयर टू द लार्ज कैप आईटीज। वो मिड और स्मॉल कैप में है, वहां पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। तो आईटी का जो हमारा एक्सपोजर है वो टिपिकली मिड कैप आईटी में है, लार्ज कैप आईटी में हम स्ट्रक्चरली अंडरवेट रहते हैं। ओके मिहिर जी, ये यूएस फेड मीटिंग शुरू हो चुकी है, तो एक बड़ा ग्लोबल ट्रिगर होगा ये भारतीय बाजार के लिए भी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, और वहां पर एक्शन कैसे इफेक्ट करेंगे या इम्पैक्ट करेंगे भारतीय बाजार को? देखिए, यूएस के पास तो कोई चॉइस ही नहीं है, वो कुछ भी करेंगे अल्टीमेटली वो हॉकिश नहीं होंगे। वो इजी मार्केट कंडीशंस ही रखेंगे, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है और उनकी जो एस्पिरेशंस है वो जो स्टॉक मार्केट से बहुत ही ज्यादा लिंक्ड है। तो ऐसा वो कुछ नहीं करेंगे जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट डिस्टर्ब हो। उनके पास डेट लेवल इतना बढ़ गया है कि मनी प्रिंटिंग और लो इंटरेस्ट रेट्स के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि फेड मीटिंग से कुछ भी नेगेटिव आ सकता है, तो मैं तो उसको फ्रैंकली इग्नोर ही करता हूं। ओके,
अच्छा, अब कच्चे तेल में जो गिरावट आ रही है, क्या ये मान के चलें कि जो हमारा एक मैक्रो रिस्क था वो अब खत्म हुआ, और जो तेल से जुड़ी हुई कंपनीज हैं क्या उनमें अब इन लेवल्स पे बाइंग करें या ऑलरेडी अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है आपके हिसाब से? देखिए, ऑयल मार्केटिंग और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो है इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं। रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज्यादा है, टू मच कंट्रोल है। तो टेक्निकली शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग बाउंस हो सकती है, लेकिन अगर पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए बनाओ तो हम टिपिकली अंडरवेट ही रहते हैं, क्योंकि इसमें जब भी कुछ प्लस माइनस होता है तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करने आ ही जाती है। तो हम फिर इस पे ज्यादा लंबा कॉल नहीं सकते। हाँ, ऑयल इतना शार्पली गिरा है तो थोड़ी रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ जाएगी, मार्केटिंग मार्जिन बढ़ जाएगी, उसके साथ थोड़ा ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली हम बेट नहीं ले सकते इन पे। ठीक है। आपने मिहिर जी पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि कमज़ोर मॉनसून ये एक थोड़ा सा एक सिरदर्द हो सकता है, हालांकि वहाँ पे क्या फिर कदम बढ़ाए जाएंगे उसको देखेंगे, लेकिन इन मॉनसून वीक होने के कारण ये जो सारे एसी स्टॉक्स चले हैं सर, ब्लू स्टार, वोल्टा, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे, लेकिन ये स्पेस फिर कैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, अगर आप इन एसी स्टॉक्स की बात कर लें तो यहाँ पर क्या ये रैली थोड़ी और आगे टिकेगी या फिर ये इसका हाई है? मुझे लगता है जो एसी लिंक्ड कूलिंग लिंक्ड सेगमेंट है उसमें पिछले 2 या 3 साल से देखे तो ज्यादा मूवमेंट नहीं आई है। तो रिलेटिवली देखे तो वैल्यूएशंस बेटर हो चुके हैं पहले से। सेकंड इज, जैसे आपने कहा, अगर हार्श समर होती है तो थोड़ी कंज्यूमर डिमांड आती है, लेकिन स्टॉक्स अभी तक इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। थर्ड इज, कूलिंग जो है, काफी सारी जो ये बड़ी कंपनीज हैं वो डेटा सेंटर और जो वो प्ले है उसमें भी कूलिंग की डिमांड बढ़ सकती है। तो मेरे ख्याल से ये एक 2-3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद ये सेगमेंट काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। वैसे हमारे पोर्टफोलियो में इतना एक्सपोजर नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं अगर लॉन्गर टर्म व्यू लेके देखूं तो ये एक इंटरेस्टिंग स्पेस हो सकता है। मिहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज और अपना समय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं अब एक बहुत